So Jai Hind everyone. In this video we are going to finish one important chapter that is for boards examination and that is polity या politics since independence. तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करेंगे, तुम एंड तक इस वीडियो को देखते रहना एंड हम सारे के सारे टॉपिक्स को बहुत ही आसानी से क्लियर कर लेंगे. टेक अ लुक एट द स्लाइड बहुत अच्छी बनी है और तुम इस स्लाइड के ज़रिए सब कुछ अच्छे से सीख लोगे. Also, I would share this slide on my Telegram channel. So first, talking about myself, my name is Sagar Som. Basically, I have cleared CDS, that is conducted by UPSC 6 times and FCAT 6 times. Both of these are defense-based examinations और मैंने ये क्लियर करे हैं. Apart from that, I have been teaching from multiple years और मेरे बहुत सारे बच्चों ने CUT क्लियर करा है प्लस मल्टीपल टाइम्स या मल्टीपल बच्चे 95 मार्क्स स्कोर कर चुके हैं पॉलिटी एंड हिस्ट्री के अंदर. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट एंड डाइव इनटू द चैप्टर. टॉकिंग अबाउट हमारे चैप्टर के बारे में. तो चैप्टर किसके रिगार्डिंग किस पे फोकस करेगा, भारत में हो क्या रहा है. तो देखो भाई, तुम एक चीज़ नोटिस करना, भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद और उसके बाद से हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आने लगे और चैलेंजेस इतने बड़े थे कि उनसे डील करने के लिए हमें अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़ लगातार बनानी पड़ी. तुम यहाँ पर चैलेंज देखो, सबसे पहले क्या है, एक नया देश आज़ाद हुआ है. सबसे पहले तो वो पार्टीशन को फेस कर रहा है, मतलब दो हिस्से उसके अलग हो गए, वेस्ट और ईस्ट साइड से हिस्से चले गए. कौन कौन से देश बन गए, वो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जिसका आज के टाइम में नाम क्या है, ईस्ट पाकिस्तान का नाम है बांग्लादेश. सही बात है. दूसरा चैलेंज हमारे सामने क्या था, ये उनमें से एक और फेयर लिस्ट में से एक चैलेंज था, शेपिंग अ नेशन. देश को बनाए कैसे, देश अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में टूटा हुआ है, तो किस तरीके से उसको एक साथ लेके आके इंडिया जैसा नाम या इंडिया बोल दे. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. एक और चैलेंज था हमारे सामने, एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेसी. देखो, दुनिया में डेमोक्रेसी का फॉर्मेट बहुत ही पुराना था. अमेरिकन इसको लेके आए थे, है ना, 18th सेंचुरी में, और हम तो 20th सेंचुरी में थे. लेकिन फिर भी 200 साल बाद भी लोग इतना चकित या इतने शौक में क्यों थे कि क्या भारत डेमोक्रेसी को अपना सकता है. वो इसलिए क्योंकि भारत एक गरीब देश था. गरीब देशों में डेमोक्रेसी अब तक अनसक्सेसफुल रही है. अफ्रीकन देशों में काम नहीं आई, कहीं और काम नहीं आई, तो हमारे देश में कैसे आ सकती है. तो लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज्ड अस, डाउटेड अस. लेकिन आज 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आज भी हम डेमोक्रेसी में ही हैं. ठीक है, तो दैट प्रूव्स कि हमारे लोग उस टाइम के कितने विजनरी थे जो डेमोक्रेसी को दे के गए भारत को. तीसरा, एंश्योरिंग अ डेवलपमेंट. इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, क्योंकि हमारे सामने फूड स्कैरसिटी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. ठीक है, फूड स्कैरसिटी थी. उसके अलावा क्या थी, हमारा एजुकेशन रेट वो भी बहुत कम था. उसके अलावा हमारी डेथ हो जाती थी मैटरनिटी के टाइम पे, बहुत सारी मदर्स की, बहुत सारी लेडीज़ की. ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था. उसके सामने एक और चैलेंज था हमारा इंडस्ट्री, की हमारे देश में इंडस्ट्री ही नहीं थी. तो इंडस्ट्री नहीं है तो जॉब कहाँ से आएगी, जॉब नहीं तो मार्केट क्रिएट नहीं होगी. तो ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत था हमारे सामने. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. तो ब्रिटिशर्स हमारे देश में वैसे आए तो ऑलमोस्ट 16th सेंचुरी के बाद थे, 1600 के बाद थे, है ना, टू बी स्पेसिफिक 1608 में आए थे और गए कब है, 1947. लेकिन जो उनका मेन कार्यकाल है जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा भारत को लूटा या भारत को बहुत ज़्यादा बेकार बनाया, वो 200 साल का है लगभग. ठीक है, तो इस 200 साल के रूल के बाद वो लोग हमारे देश को छोड़ के जाने वाले थे. लेकिन वो छोड़ के क्या गए, आए थे एक अखंड भारत में. ठीक है, किस में आए थे, अखंड भारत. अखंड भारत मतलब ऐसा हिस्सा जिसमें अफगानिस्तान भी था पहले, जिसमें इंडिया भी था. ठीक है, आज का इंडिया, जिसमें श्रीलंका तो नहीं था, जिसमें और कौन सा एरिया, बर्मा, जिसको हम आज के टाइम में क्या बोलते हैं, म्यांमार, वो भी हमारे देश का पार्ट था. उसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान जो कि ओरिजिनल आज का पाकिस्तान है, बांग्लादेश. इतने सारे देश हमारे देश के सामने, मतलब वो टूटते हुए देख के दिखा के गए हमको, भाई ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, है ना, ये भी टूट गया. अल्टीमेटली केवल क्या रह गया, जो आज का इंडिया है. ठीक है, तो 200 साल का जो गुलामी का दौर था बहुत ही खतरनाक दौर था. तो उसके बाद में 3 चैलेंज तो आने बनते हैं. उन 3 चैलेंज को मैं ऊपर ही बता के आया हूँ. लेट मी एक्सप्लेन दैम अगेन. सबसे पहले क्या है, चैलेंज ऑफ शेपिंग अ नेशन. इतने विशाल काय देश को एक साथ लेके आना, ये बहुत बड़ा या सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक चैलेंज था भारत के सामने. ठीक है, तो एग्जामिनर अगर एग्जाम में पूछे कि 3 चैलेंज क्या है, या मान लो एमसीक्यू में पूछ ले इनमें से कौन सा चैलेंज नहीं है, तो तुम्हें इन 3 को छोड़ के चौथे ऑप्शन पर टिक लगाना है. दूसरा चैलेंज क्या था, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना. तीसरा, चैलेंजेस ऑफ एंश्योरिंग डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट होती रहे. देखो, इसमें सेकंड पॉइंट को तुम अच्छे समझो कि डेमोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट पे इतना जोर क्यों लगाया जा रहा है, या फिर ये इतना डेंजरस काम क्यों है कि जो लोग इसको बार बार बोल रहे हैं. इसका सबसे बड़ा रीजन है पुलिस प्रोटेक्शन.
जब हमारे देश में चुनाव होंगे तो पुलिस प्रोटेक्शन लगानी पड़ेगी, लेकिन मान लो पुलिस ही अगर नेताओं के साथ मिल जाए तो क्या एक डेमोक्रेसी सफल हो सकती है? नहीं। और ऐसा देश जो कि गरीब है तो वहां की तो पुलिस भी करप्ट होएगी, ऑटोमेटिक सी बात है। ठीक है भाई, एक बात तुम समझना, जितनी ज्यादा पॉवर्टी होगी ना उतने ज्यादा करप्शन के चार्जेस या चांसेस ज्यादा होंगे। जैसे कि न्यूजीलैंड में पॉवर्टी कम है, वहां पर करप्शन भी कम है। सऊदी अरेबिया है, वहां पर क्या है, अच्छी खासी एजुकेशन रेट है, तो वहां पर करप्शन भी कम है। तो इस बात को तुम हमेशा याद रखना कि जितनी ज्यादा पॉवर्टी उतना ज्यादा करप्शन। हमारे देश की सबसे करप्ट स्टेट्स भी वही है आज के टाइम में, जो क्या है, जो बहुत ज्यादा लीस्ट एजुकेटेड स्टेट्स है। क्या है? लीस्ट एजुकेटेड स्टेट्स है। तुम नॉर्थ ईस्ट जाओ कभी, नॉर्थ ईस्ट की मोस्ट ऑफ द स्टेट आर नॉन करप्ट। उसका सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है कि वहां पर करप्शन बहुत कम है। क्या है? करप्शन ना के बराबर है। समझ पा रहे हो? चलो बढ़ते हैं आगे। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। अब इतना बड़ा पार्टीशन होने वाला है। पार्टीशन इतना बड़ा क्यों बोल रहा हूं? देखो, अगर तुम इंडिया की बाउंड्रीज देखो तो यहां से इस साइड से कट जाएगा आज का पाकिस्तान और इस साइड से कट जाएगा आज का बांग्लादेश। अब तुम ये समझो, जो ये पार्टीशन होने वाला है इसमें भी हमारे सामने चार बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। क्या है वो चार सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम? देखो, एक प्रॉब्लम तो ये है कि पूरा देश हम बता नहीं सकते। जैसे पार्टीशन का मेन मुद्दा क्या था? मुस्लिम लीग ने ये बोला कि भाई हिंदूज पूरे यूनाइटेड इंडिया में लगभग 86% है, तो इनके सामने जो मुसलमान है वो अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाएगा, तो इसलिए उन्होंने पार्टीशन की मांग रखी थी। तो सबसे पहला मुद्दा जो उनके अगेंस्ट जाना चाहिए वो ये है कि मुसलमान तो बहुत सारे विभाजित एरियाज में है भारत में, हमें नहीं पता किस एरिया में है। मान लो जैसे यूपी के अंदर भी मुसलमान है, बिहार के अंदर भी है, बंगाल में भी, महाराष्ट्र में भी, तो क्या सारे स्टेट्स को पाकिस्तान को दे देंगे? तो नहीं। तो एक दिक्कत ये थी। दूसरी दिक्कत क्या थी कि सारे के सारे मुसलमान देश जाना भी नहीं चाहते थे। कहाँ नहीं जाना चाहते थे? पाकिस्तान में। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी जो प्रोविंस था उस टाइम का, उसके जो चीफ थे खान अब्दुल गफ्फार, जिनको हम एक और नाम से जानते हैं, तुम्हारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा, क्या नाम है? फ्रंटियर गांधी। एग्जाम में पूछ लेते हैं क्या नाम है? फ्रंटियर गांधी। ठीक है, तो फ्रंटियर गांधी ने तो अपोज करा था, वो तो खुद भी मुसलमान है फिर भी अपोज कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में नहीं जाना या पाकिस्तान नहीं बनने देना। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि इन मुसलमान वाले एरियाज में, मान लो जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान वाले एरियाज है, इनमें भी तो हिंदूज रह रहे हैं, तो उन हिंदूज का क्या होगा अगर पार्टीशन हो गया? तो ये तीन बहुत बड़े मुद्दे थे और तीनों को हम अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि मुसलमान या मुस्लिम समाज को जो देश मिले उस टाइम पे वो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, तो वहाँ के जो हिंदूज थे उनको तो लौट के भारत में आना पड़ा, जिससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत ज़्यादा धार्मिक लड़ाइयाँ हुई। उसके अलावा बहुत सारे मुसलमानों को भी इधर से इंडिया से पाकिस्तान जाना पड़ा, तो उनके साथ भी क्या हुआ? बहुत ज़्यादा दंगे हुए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने उसके आई। और अंत में हमारे सामने पंजाब और बंगाल वो दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट बने, जहां पर क्या था? जहां पर पार्टीशन सबसे बुरी तरीके से अफेक्ट करा उन लोगों को। तुम आज भी देखना, तुम्हें बहुत सारे पंजाबी बंगाली अलग अलग कॉर्नर्स में मिलेंगे भारत के, और वो बताएंगे तुम्हें कि वो 80-80 सालों से बाहर रह रहे हैं, मतलब जॉब की वजह से बाहर नहीं रह रहे वो। जैसे पंजाबी आदमी अगर तुम्हें दिल्ली में मिल रहा है ना, तो उससे कभी पूछना वो यहाँ क्यों रह रहा है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये होगा कि शायद वो लोग पाकिस्तान से आए होंगे और दिल्ली के अंदर जब वो वापस आए पाकिस्तान से, क्योंकि कोई रहने की जगह तो नहीं थी, तो दिल्ली में क्या रहे? स्लम्स के अंदर रहे, अलग अलग जगहों पर रहे। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें गौर करने लायक मिलेगी। बंगाल का भी ऐसे ही है। दिल्ली में एक एरिया है सीआर पार्क, अगर तुम कभी जाओ दिल्ली में तो सीआर पार्क का जो पूरा एरिया है वो उन लोगों के द्वारा बसाया गया है जो लोग आज़ादी के बाद बांग्लादेश छोड़ के आए या फिर 1971 वॉर के बाद आए। ठीक है, उनसे पूछना कभी, वो डिटेल बताएं कितनी गरीबी या कितनी दिक्कतें उन्होंने देखी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, मैं बता ही रहा था ऊपर, सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा पार्टीशन का? पहला होगा वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। भाई लोगों को तो अपने घर छोड़ने पड़ेंगे, जो लोग मुस्लिम देश या जो पाकिस्तान बनने वाला है उसमें रह रहे हैं। हिंदू है तो वहां से आ जाएंगे, जो यूपी बिहार के मुसलमान है अगर उन्हें पाकिस्तान जाना है तो वो भी अपना घर छोड़ देंगे। घर छोड़ेंगे तो लोग उन्हें बीच में काटेंगे भी, मारेंगे भी। अब सोचो, अगर कोई हिंदू मुसलमान को मार रहा है एक एरिया में, तो मुसलमान भड़केगा तो वो भी हिंदुओं को मारेगा। सिख भी ऐसे करेंगे, क्रिश्चियंस भी ऐसे करेंगे। इस चक्कर में क्या हुआ?
पूरे देश में आग लग गई और सारे लोग आपस में एक दूसरे के है ना खून के प्यासे हो गए। दूसरा क्या, एट्रोसिटीज एंड कैंप्स। भारत में जो हिंदू आएंगे पाकिस्तान की तरफ से वो रहेंगे कहाँ, रहने के लिए उनके लगाया जाएगा कैंप। ठीक है, कैंप में होंगी बीमारियां, मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, बहुत बेकार प्रॉब्लम होंगी जिनको हम फेस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तुम्हें ना पता हो तो बहुत सारे लोग स्लम्स में से राइज करें और भारत के बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, जैसे कि अरुण जेटली, हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान से आए थे वो। गौतम गंभीर क्रिकेटर, उनके जो फोरफादर है वो भी कहाँ से आए थे, दे ऑल्सो केम फ्रॉम पाकिस्तान ओनली। एक और नाम मैं बताता हूँ तुम्हें इंटरेस्टिंग, मिल्खा सिंह, तुमने उनकी मूवी देखी होगी, तो कहाँ से आए वो, ही ऑल्सो केम फ्रॉम पाकिस्तान। सही बात है। अब तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डिवीजन ऑफ एसेट्स। हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बंटवारा कैसे करें। जब एक घर में बंटवारा होता है तो एक एक चीज बांटी जाती है, और वही ऐसा हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में। एक एक चीज, कुर्सी, मेज, सुई, तलवार, सब कुछ बांटा गया। एक चीज लेकिन नहीं बांटी गई, वो थे सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स। इंडिया ने पाकिस्तान को अपने खुफिया डॉक्यूमेंट्स देने से मना कर दिया। अब तुम्हें लग रहा होगा पाकिस्तान भी तो यही करेगा, वो कौन सा देगा अपने सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सैम बहादुर, सैम मैनेक्शॉ, द फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ, उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स पहले से फोटोकॉपी करके या पहले से ही इंतजाम करवा के, ड्रॉ करवा के रख लिए थे। तो ही वॉज वेरी स्मार्ट, ही न्यू कि पाकिस्तान एक समय के बाद अटैक करेगा और हमें जरूरत पड़ेगी उनके सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, उनका मैप, उनकी लोकेशन, क्या क्या प्लांट है उनका, किधर इंडस्ट्रीज है, कहाँ पे अटैक करेंगे तो मर सकते हैं या उनको मारा जा सकता है। तो तुम देखना अभी आने वाले समय में हम जब पाकिस्तान वॉर पढ़ेंगे ना, तो हमें वो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स बहुत ही काम आने वाले हैं। चलो अगले बढ़ते हैं, इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन। तो ये मैप तुम देख पा रहे होंगे, ये हमारा दिखा रहा है वेस्ट पाकिस्तान, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, है ना। ये क्या है, वेस्ट पाकिस्तान है भाई, है ना। ये क्या है, ईस्ट पाकिस्तान, जो कि क्या बनेगा बाद में, यहाँ तक है केवल, है ना, जो कि क्या बनेगा, बांग्लादेश बनेगा बाद में, है ना। बलूचिस्तान, तुमने बलूचिस्तान का रेफरेंस देखा होगा, अभी एक मूवी आई है धुरंधर, उसमें, है ना। तो इस बलूचिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करते नॉर्मल पाकिस्तानीज। उसके अलावा तुम यहाँ पर नाम देखो, तुम्हें नॉर्मल नाम नहीं दिखेंगे जो आज के टाइम में। मद्रास तुम्हें आज के टाइम में नहीं मिलेगा, तमिलनाडु बन चुका है क्योंकि वो। ठीक है, मैसूर आज के टाइम में क्या है, कर्नाटक है। और बताओ और कौन सा नाम चेंज हो, हैदराबाद नहीं है आज के टाइम में, वो क्या बन चुका है, हैदराबाद इज बेसिकली तेलंगाना। ठीक है, और कोई राजपूताना कोई जगह नहीं है आज के टाइम में, दैट इज राजस्थान। यूनाइटेड प्रोविंस कोई जगह नहीं है, दैट इज यूपी। ठीक है, और बताओ और कौन सी जगह के नाम बदल चुके हैं, और कोई जगह का नाम बदला गया, बॉम्बे। बॉम्बे कोई जगह नहीं है आज के टाइम में, उसकी जगह क्या बन चुका है, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तुमने देखा होगा बहुत लोग बॉम्बे बॉम्बे करते रहते हैं, बॉम्बे से रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन इज महाराष्ट्र एंड गुजरात राइट नाउ। पुराने टाइम में ठीक था, जब तक हम बॉम्बे को आज़ाद होते हुए या दो हिस्सों में टूटते हुए नहीं देखेंगे। ठीक है, चलो अब उसी को पढ़ना है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भारत के सामने। अब तुम देखो, भारत को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, उन प्रिंसली स्टेट्स का सहारा भी चाहिए जिन्हें ब्रिटिशर्स ने गुलाम बनाया ही नहीं। अब तुम देखो, जब आज़ाद हम हैं, आज़ाद है तो वही तो एरियाज हमें आज़ादी में मिलेंगे जो ब्रिटिशर्स के पास थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के पास प्रिंसली स्टेट्स तो नहीं थी। प्रिंसली स्टेट्स मतलब जहाँ राजा राज करते हो, जैसे राजस्थान के कुछ एरिया, उड़ीसा के कुछ एरिया, बंगाल के, बिहार के, यूपी के, जम्मू कश्मीर के, गुजरात के, महाराष्ट्र के। ऐसे इन राजाओं का क्या करा जाएगा, उन राजाओं को कैसे भारत में मिलाया जाए। तुम सोचो, अगर जयपुर आज के टाइम में हमारे देश में ना होता कैसा लगता हमें, जोधपुर हमारे देश में ना होता कैसा लगता, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ठीक है, या और भी अलग अलग एरिया, अलवर हुआ, ठीक है, और कौन सा, बीकानेर हुआ, जैसलमेर हुआ, उदयपुर हुआ, ये तो सारे राजाओं के गढ़ है ना। अगर ये हमारे देश का पार्ट ना हो तो कैसा लगेगा अपने को, हमें बहुत ही अधूरा लगेगा। और मान लो सेंट्रल में, यहाँ तो बीचों बीच हमारे क्या है, हैदराबाद है, ये भी प्रिंसली स्टेट था, ये भी हमारे पास ना आए तो कैसा लगेगा हमें। तो इन सबको एकजुट लाने का काम कौन करेगा, हमारे आयरन मैन करेंगे। आयरन मैन कौन थे, सरदार पटेल। सरदार पटेल ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे कि जो 565 रियासतें हैं उनको हम क्या कर सके, उनको भारत का पार्ट बना सके। तो 565 में से 562 हमारे सामने बहुत ही आसानी से भारत का पार्ट बन गई। अब 3 स्टेट्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। 3 स्टेट्स कौन कौन सी हैं, वो जूनागढ़, दूसरी स्टेट कौन सी है, मणिपुर, और तीसरी स्टेट कौन सी है, जम्मू कश्मीर। एक सेकेंड, 562 नहीं 561, जूनागढ़, मणिपुर, जम्मू कश्मीर एंड
चौथी कौन सी? हैदराबाद। ठीक है, तो यहाँ 562 ये गलत है, 561 ईजिली आ गई आउट ऑफ 565। 4 स्टेट्स में दिक्कतें आई। अब इन 4 स्टेट्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे। वैसे तो चैप्टर 8 में हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ने वाले हैं, मणिपुर का जिक्र करेंगे यहाँ पे, लेकिन मैं तीनों बताऊंगा तुम्हें। सबसे पहले बात करते हैं जूनागढ़ की। ठीक है, किसकी? जूनागढ़ की। देखो भाई, जूनागढ़ में क्या करा है हमने, साफ साफ कहा लोगों को कि भाई तुम अब बताओ तुम्हें कौन चाहिए, राजा चाहिए या नॉर्मल आदमी चाहिए। तो ये जूनागढ़ कहाँ पे आता है? गुजरात के अंदर आता है। यहाँ पर तुम इस भाषा से भी समझ पा रहे होंगे, वोट फॉर इंडिया है ना, इलेक्शन। तो लोगों ने क्या करा? प्लेबिस्किट करा। प्लेबिस्किट क्या होता है? प्लेबिस्किट क्या होता है भाई? प्लेबिस्किट होता है वोटिंग, लोगों से वोटिंग करवाई कि तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। लोगों की डिसीजन मानी जाएगी, या तो तुम राजा को चुनो या इंडिया को चुनो। और लोगों ने क्या चुना? इंडिया चुना, क्योंकि लोगों को पहले से ही मोटिवेट करा जा रहा था नेशनलिज्म के नाम पर कि भाई देशभक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को अपने देश से कनेक्ट करवा पाए। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से गाइस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जूनागढ़ समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट पे। जूनागढ़ कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, हैदराबाद की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इसने बहुत दिक्कतें करी हमारे सामने। सबसे पहले तो 1947 में इसने क्या करा, हमारे सामने स्टैंडिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया कि भाई 1 साल तक मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। और 48 के आसपास इसने अपने आप का मूड बना लिया था कि मैं क्या करूंगा, मैं तो भाई भारत को छोड़ के पाकिस्तान का ही पार्ट बनूंगा, क्योंकि मैं मुस्लिम एरियाज या मुस्लिम लोगों का रूलर हूं, या मुस्लिम लोग यहाँ पर ज्यादा हैं। पर हैदराबाद में हिंदूज भी थे, तो हिंदूज को तो तुम दबाओगे। अब दबाओगे तो इसने यही सबसे बड़ी गलती करी। हैदराबाद का जो राजा था उसको बोलते थे निजाम। तो निजाम ने अपने लोकल लोग कौन थे उसके? रजाकर्स। इन रजाकर्स को बोल बोल के हिंदूज को मरवाना शुरू करा। अब जो हिंदूज मरे, इससे कांग्रेस या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के, जवाहरलाल नेहरू, इनका नाम याद रखना भाई। इन्होंने कौन सी स्पीच दी है? ट्रस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच दी है, एग्जाम में पूछ लेंगे। तुम ये सारी चीज़ों के नोट्स बनाते हुए चलना बस, है ना। ट्रस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच दी है, और हमारे नेहरू जी ने अल्टीमेटली आर्मी भेजी, और आर्मी ने एक ऑपरेशन करा। क्या नाम था ऑपरेशन का? ऑपरेशन पोलो। कब करा? 48 में करा है। ठीक है, कब करा है? 1948 में करा है भाइयों। ठीक है, तो इस ऑपरेशन के जरिए क्या कर पाए हम? हैदराबाद को भारत का पार्ट बना पाए। और हैदराबाद आज के टाइम में एक मेजर आईटी हब है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हब है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मणिपुर। अच्छा, जम्मू कश्मीर का यहाँ पे टॉपिक ऐड नहीं है, क्योंकि वो चैप्टर 8 में पढ़ाया जाता है। मैं थोड़ी बहुत कहानी लेकिन फिर भी बता दूंगा यहाँ पे। देखो यार, मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर का जो राजा था उसको हमने सबसे पहले बोला कि भाई तू हमारे देश का पार्ट बन जा, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुझे बढ़िया से रखेंगे। लेकिन उसने मानने से मना कर दिया। इनिशियली मानने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो हमने सेम प्रोसेस अपनाया। हमने क्या करा, राजा को अपनी साइड पे लेके आए कि भाई तुझे माननी पड़ेगी हमारी बात, लेकिन वरना हम कुछ ना कुछ कर देंगे, पलट कर देंगे, है ना। हमारे जो ऑपरेशन थे ना, वो बहुत ही ज्यादा राजाओं को डरा के रखा हुआ था उन्होंने पहले ही। राजाओं को पता था कि ये लोग कुछ तो करके देश को इतना बड़ा बना लेंगे और मेरे एरियाज को ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, पहले हमने इलेक्शन करवाए। तो मणिपुर बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जिसने, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का यूज करके लोगों से वोट डलवा कर चुनाव जीते। तो वहां का जो लोकल राजा था बोध चंद्र सिंह, क्या नाम था? बोध चंद्र सिंह। ये नाम तुम्हें रेयरली सुनाई मिलेगा, लिख लो इसको, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। बोध चंद्र सिंह, इस बंदे ने क्या करा, बोध चंद्र सिंह साहब ने भारत का पार्ट बना दिया मणिपुर, अगेंस्ट द विशेज ऑफ लोकल पार्टीज। इसको पसंद था कि भारत का पार्ट बन जाए, लेकिन लोकल पार्टीज को ये बात पसंद नहीं थी। इसीलिए आज भी मणिपुर अशांत है। वहां की जो 2 कम्युनिटीज है, कुकी एंड मेती, उनको भी दिक्कत थी इस बात से कि भारत का पार्ट मणिपुर क्यों बन रहा है। लेकिन हमारे देश के अंदर आना एक सौभाग्य की बात है, और वो आए, इस बात के लिए हम भी ग्रेटफुल है राजा के। ठीक है, वी शुड बी ग्रेटफुल टू ऑल द पार्ट्स जो हमारे देश के अंदर आए। तुम्हें ना पता हो तो जोधपुर के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी। मैं कभी और एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा जोधपुर किस तरीके से भारत का पार्ट बनना नहीं चाहता था इनिशियली। ठीक है, और फिर कैसे बना। चलो यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर की बात मोटा मोटी मैं तुम्हें हल्की सी कहानी बता देता हूँ, बाद में चैप्टर 8 कवर करवाऊंगा, वहाँ डिटेल में बताऊंगा। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरी सिंह, ही वॉज अ हिंदू। ठीक है, तो जो हरी सिंह थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं अकेला रखूंगा इस स्टेट को, किसी के पास नहीं जाऊंगा। ब्रिटिशर्स ने कहा था या तो तुम पाकिस्तान के पास चले जाओ या इंडिया, या अकेले रह लो। उन्होंने चूज करा कि मैं अकेले रहूंगा, ऑल अलोन। ठीक है, अपनी जनता का मैं अकेला सेवक हूं, अपने दम पे कर सकता हूं कुछ ना कुछ। लेकिन ये हुआ नहीं। 1948
पाकिस्तान ने कर दी चढ़ाई किसके ऊपर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जैसे तुमने डायलॉग सुना होगा ना, अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई, तो वैसे ही चढ़ाई कर दी 1948 में पाकिस्तान ने उनके ऊपर। एंड ऑलमोस्ट वॉज एबल टू कैप्चर जम्मू, कश्मीर कैप्चर होने ही वाला था। इतने में याद आया हरि सिंह को कि चलो भाई हेल्प ले लेते हैं, किसकी, इंडियन आर्मी की। लेकिन इंडियन आर्मी को भेजेगा कौन, हमारे दो महारथी, कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू और पटेल साहब। तो दोनों ने मना कर दिया कि नहीं देंगे आर्मी, जब तक नहीं देंगे जब तक तुम हमारे देश का पार्ट नहीं बनाओगे हरि सिंह कश्मीर को। तो हरि सिंह ने रातों रात डॉक्यूमेंट साइन करे और हमारा देश का पार्ट बन गया कश्मीर। और कश्मीर को बचाने के लिए हम कूद गए बैटल में, हमारी आर्मी कूदी और जम्मू कश्मीर से खचेड़ते हुए लेके चले गए पाकिस्तानी आर्मी को पीछे। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस टाइम पे कहाँ पहुंच गए, यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन में जाके क्या कहा कि भाई पाकिस्तान को मार रहा है इंडिया और हमें बचाना चाहिए, पाकिस्तान को बचाना चाहिए, किसको, यूनाइटेड नेशन को। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या करा, उस टाइम पे सीज फायर करवा दिया। सीज फायर का मतलब क्या होता है कि जहां खड़े हो वहीं खड़े रह जाओ। इसी वजह से पाकिस्तान बहुत आगे तक आ चुका क्योंकि भारत के, तो उसके पास बहुत बड़ा हिस्सा उसका या हमारा चला गया, जिसको आज के टाइम में वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आज़ाद कश्मीर। लेकिन हम क्या बोलते हैं उस एरिया को, हम बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये बहुत जल्द हमारा होगा। ठीक है गाइज, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। देखो भाई, अब हमारे देश में आज़ादी आ चुकी है, हमारे देश में डेवलपमेंट हो रही है, हमारे देश में नई नई स्टेट्स बन चुकी हैं। लेकिन दिक्कत अब एक और है, अब भाषा के आधार पर, किस चीज़ के आधार पर, भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर नई नई स्टेट्स बनाने की मांग करी जाएगी। और इस क्रम में सबसे पहले स्टार्ट होएगी विशाल आंध्रा मूवमेंट। क्या स्टार्ट होएगी, विशाल आंध्रा मूवमेंट। यहां पर मैं बता देता हूं कौन सी मूवमेंट है, विशाल आंध्रा। इस मूवमेंट की आवश्यकता किसको पड़ी, इस मूवमेंट की आवश्यकता पड़ी पोत्ती श्रीराम अल्लू। इन्होंने कहा कि मुझे एक नया स्टेट चाहिए आंध्रा के लिए। किससे निकाल कर दो, तमिलनाडु से निकाल कर दो। इसके लिए लगभग 52 डेज, 52 या 56 डेज तक क्या बैठे, फास्ट अनटू डेथ पर बैठ गए। और जिससे इनकी अल्टीमेटली मौत हो गई। और इनके मौत के चक्कर में आंध्र प्रदेश जला, मतलब उस टाइम का तमिलनाडु जला है इनके फॉलोअर्स ने। रेलवेज चल रही है, कुछ और हो रहा है, मार धाड़ हो रखी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कमीशन बैठी और उस कमीशन ने क्या करा, फैज अली कमीशन ने फैसला पारित करा कि क्या करना पड़ेगा, हमें 1952 में आंध्र प्रदेश को बनाना पड़ेगा। और बन गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है आज के टाइम में, विशाखापट्टनम। ठीक है भाई, क्या भाषा बोली जाती है यहाँ पर, तेलुगु। मेन लड़ाई किसकी थी, भाषा की लड़ाई थी। तो आंध्रा पहला स्टेट बना, समझ आया। उसके बाद हमें पता था कि और स्टेट भी ये मांग उठाएंगे, तो हमने क्या करा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई 1953 में। उसके बाद इस कमेटी ने एक एक्ट पास करवाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिस आधार पर और भी स्टेट्स आने वाले समय में क्या हुई, एक दूसरे से अलग हुई। जैसे कि 1960 में महाराष्ट्र एंड गुजरात अलग हुई। ठीक है, और लास्ट 3 स्टेट या लास्ट मतलब सेकंड 3 लास्ट स्टेट जो है एक दूसरे से अलग हुई है वो है छत्तीसगढ़। कहाँ से अलग हुई, MP से। उत्तराखंड कहाँ से अलग हुई, UP से। और एक और है झारखंड, कहाँ से अलग हुई, बिहार से। 2014 रिसेंटली तेलंगाना क्या हुई है, किससे अलग हुई है, आंध्र प्रदेश से अलग हो गई। ठीक है, कहाँ से हुई है, आंध्र प्रदेश से। उसके अलावा 2018-19 के आसपास जम्मू कश्मीर और किस किस को अलग कर दिया गया है, लद्दाख को अलग कर दिया गया है। ठीक है, दोनों को अलग कर दिया हमने। और इसी के साथ हमारा रीऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक भी खत्म हो गया। क्या अभी भी रीऑर्गेनाइजेशन की लड़ाई चल रही है कुछ स्टेट्स में, हाँ चल रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो ये वेस्टर्न पोर्शन है, इसमें मांग चल रही है लगातार कि उनको एक अलग पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाकर दिया जाए, जिसका नाम वो रखते हैं हरित प्रदेश। क्या रखा जाता है, हरित प्रदेश। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ वाले लोग या विदर्भ रीजन के लोग मांग रख रहे हैं कि उनके लिए एक अलग स्टेट बने। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने पढ़ा दी, इसको ही रीड कर लेना। ये जो पीला नोट है, येलो नोट, इसके अंदर से नोट्स बना लेना। तुम्हें मिल जाएगा नागालैंड 1963 में अलग हुआ है, मणिपुर त्रिपुरा का, मेघालय का, और सारा डाटा जो मैंने लिखवाया है। इस वीडियो को रिपीटेडली देखना, नोट्स बनाओ अच्छे से। जितने चैप्टर हैं हिस्ट्री के भी और पॉलिटी के भी मैं दोनों कवर कराऊंगा।
और लास्ट में बोर्ड से पहले एक शॉर्ट क्या करेंगे अपन करेंगे एक मैराथन क्लास, और उसके बाद करेंगे अपन एक PYQs क्लास। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक and subscribe and comment down your opinions as well as your thoughts for the next videos to come. Thank you so much.